बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रा कदीर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की आज की क्लास में केमिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को वेलकम कहूँगी। आज के लेक्चर में हम हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री, फिर हम लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, और फिर हम उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। हेसेस लॉ जर्मन साइंटिस्ट हेनरिच हेस ने पेश किया था और ये साइंटिस्ट जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ। बहुत अरसा तक मेडिसिन की प्रैक्टिस के बाद ये जो है केमिस्ट्री का प्रोफेसर बना 1830 में। हेस ने जो है वो स्टडीज की थी केमिकल रिएक्शन में होने वाली हीट की तब्दीलियों के बारे में, इसीलिए इसने बुनियाद रखी थर्मोकेमिस्ट्री की। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम थर्मल चेंजेस को, हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं जो किसी भी फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान होती है। थर्मोकेमिस्ट्री का मकसद ना सिर्फ एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ हीट को फाइंड करना है, बल्कि ऐसे मेथड्स डेवलप करना है जिनके थ्रू आप थर्मल चेंजेस को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हो। बीइंग अ फादर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, हेस ने जो अपना लॉ पेश किया उसने ये कहा कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रही है और वो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ तरीकों से हो रही है और आया वो एक स्टेप में हो रही है या एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो ओवरऑल जो अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ टोटल हीट चेंज, दैट विल ऑल रिमेन सेम। एग्जाम्पल इसमें दी, फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि आपके पास एक रिएक्टेंट ए है, वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए दो रास्ते हैं कि ए जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए बी में, इस दौरान जो हीट की तब्दीली है वो क्या होगी, डेल्टा एच, और ए पहले सी में कन्वर्ट हो और सी फिर जो है वो किस में कन्वर्ट हो, बी में कन्वर्ट हो। तो इस दौरान ए से सी में कन्वर्शन की वैल्यू है डेल्टा H1, सी से बी में कन्वर्शन की हीट चेंज की वैल्यू है डेल्टा H2। तो सेकेंड पाथ में जो टोटल हीट चेंज होगी वो क्या होगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा H, जो कि फर्स्ट पाथ में हीट चेंज है। हेसेस लॉ बेसिकली एक कोरिलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, और ये अप्लाई करता है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड नॉट ऑन द मैनर बाय विच चेंज इज ब्रॉट अबाउट। किसी भी रिएक्शन के दौरान जो भी हीट के अंदर तब्दीली है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेट क्या है। वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि आया एक रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, या वो पहले एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक सब्सटेंस ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है जेड में। फर्स्ट मेथड जो है ए से डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ जेड, इस दौरान जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो है -Q1। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो माइनस का साइन है वो शो कर रहा है कि हीट खारिज हो रही है। जब हम हीट को ऐड करते हैं तो उसमें ये माइनस का साइन अपनी हैसियत नहीं रखता, ये सिर्फ एक सिंबल है जो हीट की रिलीज को शो करता है। अगर सेकंड बात हम देखें जिसमें ए जो है वो जेड में कन्वर्ट हो रहा है बट थ्रू बी एंड सी, यानी ए पहले बी में कन्वर्ट हो, बी सी में कन्वर्ट हो और फिर सी जो है वो जेड में कन्वर्ट हो, तो इस सेकंड पाथ में जो टोटल हीट चेंज होगी वो सम होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट इज इक्वल टू Q2। तो हेसेस लॉ के मुताबिक Q1, कैपिटल Q1 इज इक्वल टू कैपिटल Q2, यानी पाथ 1 के थ्रू जो हीट चेंज है वो उस हीट चेंज के बराबर है जो पाथ 2 के थ्रू हासिल हुई। हेसेस लॉ को आप एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट कर सकते हो, इसकी वजाहत कर सकते हो। हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करे और डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बना दे। दूसरा तरीका यह है कि कार्बन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दे। तो पहले स्टेप में जो कन्वर्जन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड है, इस दौरान जो हीट चेंज है वो है -393.5 किलो जॉल। सेकेंड स्टेज अगर हम देखें जिसमें पहले कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, इस सूरत में डेल्टा H1 जो है वो -110.5 है और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मजीद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे डेल्टा H2 की जो वैल्यू है -283.9 किलो जॉल है। अगर इन दोनों हीट्स को सम करें तो ये -393.5 के बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। तो जब हमने इन्हें सम किया यानी
110.5 और 283.9, तो आंसर हमारे पास आया 393.5 जो हेसिस लॉ को प्रूव करता है। अब हम देखते हैं हेसिस लॉ की एप्लीकेशंस। हेसिस लॉ की एप्लीकेशन में हेसिस लॉ की मदद से आप हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो, हीट ऑफ ट्रांजिशन फाइंड आउट कर सकते हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो और किसी भी रिएक्शन की स्टैंडर्ड हीट फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। बाज़ औक़ात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो खास तौर पे ऐसे होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जब मिले तो वो मीथेन भी बना सकते हैं, वो इथेन भी बना सकते हैं, वो बेंजीन भी बना सकते हैं, लेकिन इस सूरत में हम उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें हेसिस लॉ का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनने के दो तरीके हैं। सल्फर जो है किस में कन्वर्ट हो, डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकती है, और सल्फर पहले सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो और फिर सल्फर डाइऑक्साइड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के नतीजे में सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो। तो हेसिस लॉ के मुताबिक अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी डायरेक्ट सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना, तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। हमें सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनने के दौरान हीट जो है वो मालूम है। तो जब हम इन दोनों हीट्स को सम करेंगे यानी -297.4 और -97.9 को, तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आएगा यानी 395.3, ये हमारे पास क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेकंड एग्जांपल, जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है हीट ऑफ ट्रांजिशन को फाइंड आउट करना। एक एलोट्रॉपिक फॉर्म जब किसी दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो ये अमल ट्रांजिशन कहलाता है। ट्रांजिशन के अमल के दौरान जो हीट के अंदर तब्दीली आती है वो हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मोनोक्लिनिक सल्फर कन्वर्ट होती है रोमिक सल्फर में, तो इस सूरत में हमारे पास जो हम हीट ऑफ ट्रांजिशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम हेसिस लॉ की मदद से कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सल्फर जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड में। इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू है वो 295.1 किलो जूल है। अब यही सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा H क्वेश्चन मार्क है, यानी ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर टू रोम्बिक सल्फर। ये जो मोनोक्लिनिक सल्फर है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड में। इस सूरत में जो डेल्टा H2 है वो हमारे पास -296.4 है। हम देखते हैं, हमें हेसिस लॉ के मुताबिक पता है कि एक जो डायरेक्ट चेंज होती है उसमें होने वाली जो हीट की तब्दीली है वो डिफरेंट वेज से होने वाली हीट की तब्दीली के बराबर होती है, यानी डेल्टा H प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1। यानी अगर हम डेल्टा H1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें 295.1 में से 296.4 को माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास हीट ऑफ ट्रांजिशन आ जाएगी जो इस केस में है +1.3 किलो जूल। अगली एप्लीकेशन हमारे पास जो हेसिस लॉ की है वो है हीट ऑफ हाइड्रेशन को डिटरमिन करना। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रेशन एक ऐसा अमल है जिसमें कोई एमॉर्फस सॉल्ट, कोई पाउडर्ड सॉल्ट जो है हाइड्रेट बनाता है, यानी उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस है, उसके साथ कोई वाटर अटैच नहीं है, लेकिन जब उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बना लेता है। तो ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो एक्वस सूरत में है इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी इस दौरान जो हीट के अंदर तब्दीली है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉलिड है, जब इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुए, अभी भी ये सॉलिड स्टेट में है, मतलब अभी ये एक्वस स्टेट में सोल्यूशन स्टेट में नहीं आया। इधर डेल्टा H जो है ना, यानी कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाने के लिए जो डेल्टा H है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की जो एक्वस सोल्यूशन है उस दौरान डेल्टा H 11.7 है, जबकि डायरेक्ट कन्वर्जन में इसकी वैल्यू -66.5 है। जो ओवरऑल वैल्यू है यानी -66.5 उसमें से 11.7 को माइनस करें तो ये हमारे पास जो हीट के अंदर तब्दीली है ये 78.20 आएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एग्जाम्पल्स को आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो खत्म होता है।